नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको एक स्पेशल गेस्ट से। चलो गेस करो कौन हो सकता है। स्पेशल गेस्ट कौन हो सकता है? सर थोड़ा हिंट तो दो। हिंट दूँ? हाँ सर, थोड़ा हिंट दो ना। एवेंजर्स देखिए। अरे एवेंजर्स, हाँ सर देखिए ना। आयरन मैन, हल्क, थोर, लॉकी। बताओ किससे मिलाने वाले हो? अरे ये बहुत बड़े बड़े नाम है। आयरन मैन टोनी स्टार्क है ना, थोर, लॉकी, हल्क। वैसे ही एक बड़े भाई है। सर बड़े भाई मतलब रॉकी भाई, केजीएफ वाले? नहीं नहीं, उनसे भी बड़े भाई। उनसे भी बड़े भाई सलमान खान। अरे उनसे भी बड़े भाई नहीं बोल सकते, पर हाँ उनके लेवल के भाई। कौन हो सकता है? किससे मिलाने वाले हो सर, बता दो ना। अरे भाई आप जानकर खुश हो जाओगे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे पैंडा भाई से। सर देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो आपने ये सुबह सुबह किया, ये तो मजाक से भी गंदा था। चलो कोई बात नहीं। एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये पेंडा भाई है। सर माना हम साइंस वाले हैं, हर चीज एज्यूम ही करते रहेंगे, प्रैक्टिकल कब करेंगे? अरे बेटा भड़क क्यों रहे हो? तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू पता करने का बोल दिया। अब एक्स तो जा चुकी है, उसकी वैल्यू कैसे ही पता करोगे तुम? Emotional इमोशनल damage. डैमेज। सुबह सुबह हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज हम पेंडा को स्टार्ट करेंगे। पेंडा बोल लो, पांडा बोल लो, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट बोल लो, जिनको हम देखेंगे। सर क्या आप पेंडा की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने वाले? अरे नहीं भाई, थोड़ी देर के लिए अपना मेडिकल स्टूडेंट बाहर निकाल दो और पाइथन प्रोग्रामर एक कोडर को अंदर ले आओ, और फिर सोचो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस पेंडा का क्या रोल है, ये पेंडा क्या करता है। तो चलिए इसी से पूछ लेते हैं। हाँ पेंडा भैया, आपका क्या काम है? चलो पेंडा आपको बताएगा। पेंडा बोलता है, मैं हूं एक पाइथन लाइब्रेरी। मैंने बोला अच्छा। हाँ। पेंडा बोलता है, मैं हूं एक पाइथन लाइब्रेरी जो कि टेबल फॉर्मेट डेटा को एनालाइज करता हूँ, रीड करता हूँ, उसमें करेक्शन करता हूँ। अच्छा, टेबल फॉर्मेट डेटा। हाँ हाँ, टेबल फॉर्मेट डेटा। ठीक है, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं वीएस कोड को। आईडीई मतलब कि वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। और यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, और इस पाइथन फाइल को सेव करते हैं। और सेव करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता रखा है, विंडो एस। और अगर आप मैकबुक यूज करते हैं तो कमांड एस। अब जो नए बच्चे हैं वो बोलेंगे कब बताया। तो बेटा सारे लेक्चर देख कर आओ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जब आप 3 लेक्चर देख कर आओगे ना, तो आपको फंक्शन बनाना आ जाएगा, नमपाई का पता लग जाएगा, वीएस कोड क्या काम करता है, कैसे इंस्टॉल होता है, सब कुछ पता लग जाएगा। फिर आप ये लेक्चर कंटिन्यू करो, डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं पेंडा भाई की। तो फाइल का नाम लिखते हैं पेंडा भाई की कहानी, एस जी सर की जुबानी। क्या बात है। हाँ हाँ भैया, शुरू कर रहा हूँ। पेंडा भाई बार बार बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बताओ। बता रहा हूँ पेंडा भैया। थोड़ी बहुत बातें तो आपने पहले भी बता दी कि आप एक पाइथन लाइब्रेरी हो। अब समझाऊं तो सही बच्चों को कि पाइथन लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। जल्दबाजी मत करो यार, बच्चों को समझने दो। और ये जो पाइथन की फाइल है जो हम सेव कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है पेंडा भाई की कहानी, एस जी सर की जुबानी, ये पाइथन फाइल है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .py। और इसको मैं कर देता हूँ सेव, और वीएस कोड को कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे। और सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ पेंडास। तो ये तो हमें पता है कि पेंडास आर द पाइथन लाइब्रेरी। क्या होते हैं पेंडास? पेंडास आर द पाइथन लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज का मतलब मैं आपको क्लियर करता हूं, पर उससे पहले मुझे बताओ कि कोड का मतलब क्या था। सर कोड कहीं तो सुना है। सर यूनिट 1 में आपने बताया था कि कोड का मतलब होता है एक तरह का इंस्ट्रक्शन, जो कि एक कोडर कंप्यूटर को देता है। ठीक है यार, तुम्हें तो याद आ गया कि कोड का मतलब होता है एक तरह का इंस्ट्रक्शन, जो कि एक कोडर कंप्यूटर को देता है। मतलब कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उसे कोड कहते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी का मतलब समझो। लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स, बने बनाए कोड्स का कलेक्शन।
तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स, जिससे कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो पेंडाज आर द पाइथन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स जो कि यूज्ड होते हैं, यूज्ड टू वर्क विथ डेटा सेट्स। किसके साथ काम करते हैं? ये डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं। अब डेटा सेट्स क्या होते हैं? डेटा सेट्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, जमा हुआ, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, उसे हम कहते हैं डेटा सेट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि पेंडास क्या होते हैं? पेंडा एक्चुअल में पाइथन लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स जो कि काम आते हैं, किसके साथ काम करने को मदद करते हैं? ये जो पेंडास है ये काम करते हैं डेटा सेट के साथ। डेटा सेट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो पेंडा होते हैं ये टेबल फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसके साथ काम करते हैं। क्या क्लियर है? ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेंडास आर द पाइथन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स यूज टू वर्क विद डेटा सेट। डेटा सेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। या तो आप बोल लो कि यूज टू वर्क विद डेटा सेट, या फिर आप बोल लो यूज टू वर्क विथ टेबल फॉर्मेट डेटा। क्लियर? तो अब ये पेंडा करते क्या है? ये पेंडा, ये पेंडास इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर सही से ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। जेड लिख लो, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, डेटा को प्रॉपर स्टोर करना और डेटा को क्लीन करने का काम। क्या करने का काम? क्लीन करने का काम। क्लीन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए मेरे पास डेटा है, एक टेबल फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आया, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ड्रग डोज, पेशेंट का ड्रग नेम, है ना, सारी चीजें मेरे पास लिखी हुई आई। पर कहीं पे वैल्यू ही मिसिंग है, यार पेशेंट का नाम ही नहीं लिखा हुआ। कहीं पर वैल्यू रिपीट हो गई, यार देखो पेशेंट 4 भी आकाश कुमार है, पेशेंट 5 भी आकाश कुमार है, ये तो रिपीट हो गया, है ना। तो कहीं पर पेशेंट रिपीट हो गया, कहीं पर वैल्यू मिसिंग हो गई, तो ये डेटा में क्या है? एरर से। और इन एरर को क्लीन करना, इन एरर को सही करने का काम भी किसका होता है? पेंडा भाई का होता है। नमस्ते पेंडा भाई, क्या बात है, आप तो डेटा को सही कर देते हो यार। अगर कोई मिसिंग डेटा है तो आप उसे फिल भी कर देते हो, आप उसे डिटेक्ट भी कर देते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर क्लीन करने का काम भी किसका होता है? पेंडा भाई का होता है। और लास्ट में जब डेटा को स्टोर कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रॉपर क्लीन कर लिया, तो डेटा को एनालाइज करना, डेटा की स्टडी करना, डेटा के बारे में जानने का काम भी किसका होता है? पेंडा भाई का होता है। पेंडा भाई की मदद से हम डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एनालाइज करना। क्या क्लियर है? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया, डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं हम। अरे लिख लो यार एनालाइज, है ना। डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंडा भाई। ठीक है सर, ये पेंडा वर्ड आया कहाँ से? तो ये जो वर्ड है पेंडास, और वी कैन से पांडास, ये पेंडास वर्ड आया है कम फ्रॉम पेनल डेटा। कहाँ से आया है? पेनल डेटा। पेंडास जो वर्ड आया है ये आया है पेनल डेटा से। और पेनल डेटा का मतलब होता है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, अलग अलग पेशेंट का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं पेनल डेटा। क्या क्लियर है? हाँ सर, अभी तक हमें क्लियर हो गया कि पेंडास आर द पाइथन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स यूज टू वर्क विद डेटा सेट, मतलब कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, या फिर आप बोल सकते हैं टेबल फॉर्मेट डेटा के साथ काम करता है। पेंडास जो होता है डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, क्लीन करता है, एनालाइज करता है। पेंडा वर्ड आया कहाँ से? पेनल डेटा से आया। पेनल डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट पेशेंट्स ओवर ए
पीरियड ऑफ टाइम, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट पेशेंट्स है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं पैनल डेटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है। सर ये बताओ कि ये जो पेंडा है ये किस तरह से पाइथन में फार्मेसी में काम आएगा। मतलब कि ये जो पेंडा आपने बोला कि पेंडा जो है टेबल फॉर्मेट डेटा को एनालाइज करता है, ये आपने बोला। सर ये फार्मेसी में किस तरह से काम आएगा? देखो, पेशेंट का डेटा है, ड्रग का डेटा है, उसको एनालाइज करना है ना। तो पेशेंट के डेटा को एनालाइज करना, यहाँ पे लिख देता हूँ, पेशेंट का डेटा है, उसको एनालाइज करना, उसको क्लीन करना। ड्रग का डेटा है, उस ड्रग के डेटा को एनालाइज करना, उसको क्लीन करना। क्लिनिकल ट्रायल, जब आप आगे जाओगे फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो आपको पता लगेगा क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि ड्रग्स जो होती है ना, दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ हैं आपकी, इन दवाइयों का ट्रायल होता है, इन दवाइयों का ट्रायल होता है मार्केट में आने से पहले, इंसानों के ऊपर भी किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल में भी आपका पेंडा काम आता है। यहाँ तक कि फार्माको विजिलेंस किस में काम आता है? फार्माको विजिलेंस में भी काम आता है। अब फार्माकोविजिलेंस क्या है कि जब भी ड्रग, नई ड्रग कोई मार्केट में आती है तो उस ड्रग के ऊपर निगरानी रखी जाती है, उस ड्रग को एक लिमिटेड एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और निगरानी कैसी रखी जाती है कि भाई इस ड्रग को लेने से कई पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कोई कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी मतलब कि कैंसर कोजिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी दवाई जो मार्केट में आई है उससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उसे कहते हैं फार्माको विजिलेंस। नजर रखना, विजिलेंस करना मतलब नजर रखना, किस पे नजर रखना? ड्रग पे नजर रखना। ठीक है, तो फार्माको विजिलेंस में भी पेंडा जो है काम आता है। तो देखो ना आप, डेटा को एनालाइज करता है, पेशेंट के डेटा को, ड्रग के डेटा को, क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को, विजिलेंस में काम आता है, और डेटा को क्लियर करने में, क्लीन करने में काम आता है, मिसिंग वैल्यू का पता करता है, बहुत कुछ काम करता है। कौन? आपका पेंडा। ठीक है सर, पेंडा की बहुत सारी तारीफें हो गई। अब पेंडा को इंस्टॉल करना सिखा दो वीएस कोड में। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ऊपर ऊपर टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन। क्या लिखना है? पाइथन। और पाइथन का वर्जन, अगर आपको वर्जन नहीं पता तो आप टैब दबा दीजिए, अपने आप वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखो पाइथन, पाइथन के बाद टैब दबा दो तो वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। फिर स्पेस दीजिए, दे दिया सर स्पेस। अब लिखिए डैश एम, लिख दिया सर एम। फिर स्पेस दीजिए, दे दिया सर स्पेस। अब लिखिए पी आई पी इंस्टॉल पांडास। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। सबसे पहले टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, फिर वहां पे लिखा पाइथन, टैब दबाया, स्पेस दिया, डैश एम लिखा, स्पेस दिया, पी आई पी इंस्टॉल पेंडास लिखा, और एंटर दबा दिया। तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आप देख सकते हैं मेरे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और आपके अंदर इंस्टॉल शुरू हो चुका होगा, इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी होगी इस कमांड के बाद। तो ये कमांड कहाँ पे दिया जाता है? टर्मिनल पे दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो अब पेंडा जो है हमारे वीएस कोड में इंस्टॉल हो चुका है। क्या बात है। अगर पेंडा हमारे वीएस कोड में इंस्टॉल हो चुका है तो चलिए उसे बुलाते हैं। सर कैसे बुलाएं? फोन लगाएं, पकड़ के ले आएं? अरे नहीं नहीं, बुलाने का अलग तरीका है। बुलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो? पेंडास को इंपोर्ट करो। और पेंडास बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है, वड़ा पाव याद आ गया क्या? पेंडास बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसको छोटे शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। इंपोर्ट करो पेंडा को एज पीडी। तो जब कभी भी अब मैं पीडी लिखूंगा, पीडी का मतलब क्या होगा? पेंडास होगा। क्या होगा? पेंडास होगा, या फिर आप बोल लो पांडा होगा। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो इम्पोर्ट पेंडास एज पीडी, कोई भी हम हमारे वीकेंड से प्रोग्राम को रन करेंगे तो उससे पहले हमें ये लिखना ज़रूरी होगा इम्पोर्ट पेंडास एज पीडी, क्योंकि अगर हम पेंडा को रन कराना चाह रहे हैं, हम पेंडा से वो प्रोग्रामिंग करवाना चाह रहे हैं, तो पेंडा को लाना ज़रूरी है, बुलाना ज़रूरी है, और बुलाने के लिए क्या लिखना है? इम्पोर्ट पेंडास एज पीडी। क्लियर? इसको करते हैं कमेंट आउट और आगे बढ़ते हैं। तो ये पेंडास की सारी
डेफिनेशन इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। इसको हम हटा देते हैं सबको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंडा सीरीज। सर ये पेंडा सीरीज क्या होती है? नाम से ऐसा लग रहा कोई सीरीज है। हाँ जी, सीरीज ही है। पेंडा सीरीज का मतलब होता है 1D डेटा स्ट्रक्चर। पेंडा सीरीज आर द 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल 1D डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पेंडा सीरीज आर द 1D डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन which contain multiple values which contain multiple values। और हर वैल्यूज के साथ क्या होगी? इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग याद है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इंडेक्सिंग करना सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था नमपाई वगैरह, है ना। मैंने आपको इंडेक्सिंग बताया था कि इंडेक्सिंग 0 1 2 ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं। अभी समझाऊंगा। पेंडा सीरीज क्लियर हुआ क्या होता है? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया कि पेंडा सीरीज आर द वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन मल्टीपल वैल्यूज अलोंग विद देयर इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग आपने बताया था कि जो सबसे शुरुआत का होता है उसे 0 नंबर देते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं पेंडा सीरीज के। तो मान लेते हैं हमारे पास कई सारी दवाइयां हैं, जैसे मेरे पास ये न्यूरोबायोन है, और भी बहुत सारी ड्रग्स है, फॉलिक एसिड की ड्रग्स है। तो मेरे पास कई सारी दवाइयां हैं। किसी में mg है 250 mg, किसी में mg है 500 mg, और किसी का mg है 650 mg। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है पूरी, एक लिस्ट है पूरी। उस लिस्ट में कई सारी ड्रग्स के डोज लिखे हुए हैं। जैसे कि एक है 250 mg, अगली जो ड्रग है उसका डोज है 500 mg, अगली जो ड्रग है उसका डोज है 650 mg। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पूरी लिस्ट लिख ली है जिसकी मेरे पास डोजेस दे रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे पेंडा सीरीज में कन्वर्ट करूँ। तो अगर मुझे पेंडा सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो पेंडा को इंस्टॉल करना है, जो कि हम कर चुके हैं। फिर अब पेंडा को इंस्टॉल करने के बाद पेंडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? इंपोर्ट पेंडा एस पीडी, पीडी के फॉर्मेट में बुला लो। तो हमारे पास एक लिस्ट है, हम चाहते हैं कि उसे पेंडा सीरीज में कन्वर्ट करें। तो हमने बोल दिया इंपोर्ट पेंडास एस पीडी। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू, क्योंकि एक नया वेरिएबल में बनाना चाहूंगा। न्यू लिखा मैंने। और अब मैं चाहता हूं कि पेंडा को बुलाऊं तो पीडी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पीडी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया इंपोर्ट पेंडास एस पीडी। तो अब मुझे पीडी लिखना होगा। अब मैं क्या बनाना चाहता हूं? मैं बनाना चाहता हूं सीरीज। तो यहाँ पर डॉट लगा के मैं सीरीज का एस बड़ा रखूंगा और सीरीज पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने नया वेरिएबल बनाया, फिर मैंने पेंडा को बुलाया पीडी फॉर्मेट में, फिर मैंने डॉट लगाया, पेंडा का एक फंक्शन कॉल किया और सीरीज लिख दिया, क्योंकि मुझे सीरीज बनाना है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3 दवाइयाँ थी, उनके अंदर जितना भी डोज था आपने वो लिख दिया, 250 mg 500 mg 650 mg। अब चाहते हो आप कि उसका एक टेबल फॉर्मेट आप बनाओ, एक सीरीज आप बनाओ। तो आपने लिखा न्यू, एक नया वेरिएबल लिखा, एक असाइन ऑपरेटर लिखा इक्वल्स टू, फिर पीडी लिखा, क्योंकि पेंडा को बुलाना है तो पीडी फॉर्मेट में बुलाएंगे, पीडी लिख दिया। डॉट लगा के पेंडा के अंदर सीरीज बनवानी है तो सीरीज लिख दिया, सीरीज का एस बड़ा रखा। और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के जिसकी सीरीज बनवानी है, लिस्ट नाम है ना उसका, वेरिएबल का नाम क्या है? लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट लिख दिया कि मुझे लिस्ट की सीरीज बनवानी है, इस तरह से। और फाइनली मैं प्रिंट करूंगा अब मेरे नए वेरिएबल को जिसका नाम है न्यू। तो जैसे मैं प्रिंट करूंगा, अभी आपको लिस्ट में क्या दिख रहा था? 250 500 650, यही दिख रहा था। पर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेंडा की सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम इसको प्रिंट करके देखने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पेंडा सीरीज में अगर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाएगी। इंडेक्सिंग का मतलब नंबर डाल दिए जाएंगे, और जो सबसे पहले का होगा उसको 0 देंगे, फिर आगे वाले को 1, फिर 2। तो आप देखना इंडेक्सिंग होके आएगी। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे 250 है, 1 पे 500 है, और 2 पे 650 है। इस तरह से आप प्रिंट होकर आपको नया डाटा मिल गया। मतलब कि आपका ये जो लिस्ट वाला डेटा था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है, आपकी पेंडा सीरीज बन चुकी है। क्लियर? आपको विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ पे टाइप पूछ लो। टाइप पूछने से तो पता लग ही जाता है ना किस तरह का डेटा टाइप है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट करो भैया, टाइप को प्रिंट करो। किसके टाइप को?
जो न्यू वेरिएबल हमने बनाया है उसके टाइप को प्रिंट करो। तो जैसे ही आप टाइप को प्रिंट करोगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, जैसे ही आप टाइप को प्रिंट करोगे आपको पता लग जाएगा कि भैया ये तो पेंडा सीरीज है, ये तो क्या है, पेंडा सीरीज है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये पेंडा सीरीज है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने न्यू को टाइप कर दिया और टाइप पूछ लिया उसका। तो हम प्रिंट करा सकते हैं, टाइप पूछ सकते हैं, और भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया आप लेंथ पूछ सकते हैं। लेंथ को कैसे पूछोगे? प्रिंट पैरेंथेसिस len पैरेंथेसिस, किसकी लेंथ पूछनी है? न्यू की लेंथ पूछनी है, आप लेंथ पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट न्यू, तो क्या आएगा? 0 1 2 250 500 650। फिर सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर आएगा कि आपका पेंडा सीरीज है। थर्ड का आंसर क्या आएगा? लेंथ पूछी आपने, लेंथ का मतलब कितने वेरिएबल है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल बोल लीजिए, वैल्यूज बोल लीजिए, एलिमेंट्स बोल लीजिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पर आपको सारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले ये टेबल बन के आ गई प्रिंट न्यू की, फिर आपको टाइप पूछा तो पेंडा सीरीज आ गया, फिर आपने लेंथ पूछी तो यहाँ पर 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू लिखी हुई आ गई। ठीक है, टोटल आउटपुट कितना आया? 3 आया। तो इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं, टाइप पूछ सकते हैं, लेंथ पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में करी है। जैसे कि आप यहाँ पर पूछ सकते हैं प्रिंट करो भैया कि पैरेंथेसिस लगाओ, और फिर जो हमारा न्यू वाला वेरिएबल है उसमें सेकंड नंबर पे क्या है, ये आपको पूछना है। कि इंडेक्सिंग कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि मैं जानना चाहता हूं कि उस इंडेक्सिंग नंबर पे क्या हमारा एलिमेंट है। तो मैंने बोला कि 2 नंबर पे कौन है, तो आपको भी पता है कि 0 पे है 250, क्योंकि जो सबसे पहला होगा उसको 0 बोलेंगे, तो 0 पे 250, फिर फर्स्ट पे 500, और फिर 2 पे क्या आएगा? 650 आएगा। तो जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगा, सबसे पहले इसको कमेंट आउट करता हूं ताकि बार बार इसके आंसर ना आए, बस मैं चाहता हूं कि इसी का आंसर आए। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा आपका आंसर आ जाएगा 650, क्योंकि आप देख सकते हैं 250 मतलब 0, 500 मतलब कि 1, और 650 मतलब कि 2, और आपने पूछा था कि 2 पर कौन है, तो आंसर आ गया 650। तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग करना। आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपने क्या पता करा? लेंथ पता किया, लेंथ को पता करा, है ना। और इससे ऊपर आपने क्या करा? टाइप को पता करा, मतलब कि डेटा टाइप को पता करा कि किस तरह का डेटा टाइप है। और इससे ऊपर आपने प्रिंट करवाया, तो आपने यहाँ देखा कि आपकी पेंडा सीरीज बन चुकी है या नहीं बन चुकी, तो यहाँ पर आपने क्रॉस चेक करा है प्रिंट करवा के। क्या क्लियर है? पहले हमने क्रॉस चेक करा, फिर हमने डेटा टाइप पूछा, फिर हमने लेंथ पूछी, फिर हमने इंडेक्सिंग करवाई, और यहाँ पर स्लाइसिंग भी पॉसिबल है। स्लाइसिंग भी मैंने आपको बता रखी है, एक बार फिर से बता देता हूँ। स्लाइसिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक रेंज निकालना। जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट करो भैया, प्रिंट करो ये जो हमारा नया वेरिएबल बना है न्यू, इसमें मुझे बताओ कि कहां से कहां तक कौन सी वैल्यू है। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि 2 से 3 तक कौन कौन सी वैल्यू आती है। अब मेरी बात सुनो, 2 से 3 पूछा है मैंने, है ना। इसको क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे फर्स्ट वाले को, फिर 1 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे। अब 3 तो है ही नहीं, है ना। तो इसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि खाली, खाली का मतलब 0 हो गया, 0 से लेकर कोलन लगाया, और 2 तक मैंने पूछा कि 0 से 2 तक कौन कौन सी वैल्यू आती है वो बता दो। इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग करवाना। क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। क्या क्लियर हो गया स्लाइसिंग का मतलब? स्लाइसिंग का मतलब सीधा सा है कि जो भी आपका नया वेरिएबल है आपको उसमें पता करना है कि कौन सी नंबर पे, कौन से इंडेक्सिंग पे कौन सा एलिमेंट है। तो आप उसको लिख दोगे, रेंज को लिख दोगे, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0, पहला वाला खाली है तो उसको हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो 0 से 2 तक का पूछा है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 0 से 2 तक का पूछा है, तो 2 आने से पहले ही रुक जाना, 2 आने से पहले ही रुक जाना। अगर आपको 0 से 3 तक का पूछा होता तो 3 आने से पहले ही रुक जाना। तो यहां पर 0 से 2 पूछा है, तो 2 आने से पहले ही रुक जाना। मतलब 250 को हमने क्या बोला था? 250 को हमने यहां पर लिख देता हूं कि 250 को हमने बोला था 0, है ना। 500 को हमने बोला था 1, और 650 को हमने बोला था 2। हमसे पूछा गया है 0 से 2, तो 0 को इंक्लूड करेंगे 250 आएगा, 1 को इंक्लूड करेंगे 500 आएगा। पर सर ने बोला है कि 2 से पहले ही रुक जाओ, तो 2 से पहले 1 मतलब 500 पे ही रुकना है। तो आंसर आएगा 250 और 500। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 250 और 500।
इस तरह से होती है स्लाइसिंग। क्या क्लियर है? ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू का पता लगाना है, किसका पता लगाना है? मैक्सिमम वैल्यू का, तो कैसे पता लगाऊंगा वो भी देखो। इसको भी करते हैं कमेंट आउट, ठीक है, और इसे कर देते हैं रिमूव। अब हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद लगाऊंगा पैरेंथेसिस, फिर लिखूंगा न्यू। ये जो नए नाम का हमारा वेरिएबल है, इसमें हमें पता करना है कि मैक्स वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट मैक्स, या लिखूंगा डॉट मैक्स, और वापस लगूंगा पैरेंथेसिस। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे प्रिंट, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद जो वेरिएबल है जिसमें पता करना तो न्यू, फिर डॉट, डॉट का मतलब फंक्शन कॉल हमने किया, एक तरह से बुलाया हमने, तो डॉट लगा दिया। और डॉट लगाने के बाद हमें क्या जानना है? मैक्सिमम वैल्यू जाननी है, तो मैक्स लिख दिया, फिर एक पैरेंथेसिस और लगाया, और लास्ट में पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, बताओ क्या आंसर आएगा? सर सीधी सी बात है, 650 आंसर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू 650 की ही है, तो मैक्स पूछा है तो 650 आएगा, तो देखो 650 आ गया। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम पूछता, मैक्सिमम की जगह मैं यहाँ पर मिनिमम पूछता, तो मिनिमम क्या आना चाहिए? सर मिनिमम आएगा 250, तो रन करके देख लेते हैं। मिनिमम क्या आएगा? 250, तो 250 आ गया। तो आप यहाँ पर मैक्स पूछ सकते हो, मिनिमम पूछ सकते हो, यहाँ तक कि आप काउंट भी पूछ सकते हो। जैसे हमने लेंथ पता करी ना, कहाँ गई ये रही लेंथ, लेंथ पता करी ना कि 3 हमारे पास वैल्यू है, एलिमेंट है, तो वही काउंट में भी आएगा। कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट, तो हमें पता लग जाएगा कितने एलिमेंट है, 3। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो 3 आ जाएगा, लिखा हुआ ये आ गया 3। तो आप मैक्स पता कर सकते हैं, मिनिमम पता कर सकते हैं, काउंट पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि इन सबका मीन, मीन भी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? मीन, MEAN, मीन भी आप पता कर सकते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? जितनी भी वैल्यू है उन सबको जोड़ो। जैसे यहाँ पर मैं अगर जोड़ने पर आता हूँ, तो 250 प्लस कौन सी वैल्यू है मेरे पास? 500 प्लस 650, ये तीनों मेरे पास वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा? 500 और 200 700, 700 और 600 1300, और 50 50 1400, लगभग 1400 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 1400 डिवाइड बाय 3 करो। डिवाइड बाय 3 क्यों होगा? डिवाइड बाय 3 इसलिए होगा क्योंकि 3 वैल्यू है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको मीन निकालने को बोला जाए, तो जितनी भी वैल्यू होती है सबसे पहले तो उन सबको जोड़ दो। ठीक है सर, हमने 250 500 650 तीनों को जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ने के बाद कितने वैल्यू है? 3 वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। अगर 4 वैल्यू होती तो डिवाइड बाय 4, 5 वैल्यू होती तो डिवाइड बाय 5। इस तरह से मीन निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर सीधा मीन निकाल लो, आपको कुछ भी नहीं करना, जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं करना, ये सारा काम पेंडा भाई का है। आपने बस प्रोग्राम को रन करना है। तो जैसे ही आप रन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 466, और यकीन मानिए जब आप ये आंसर लाओगे तो 466 ही आएगा। क्या क्लियर है? ठीक है सर, वापस मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया न्यू को, ताकि हम क्रॉस चेक कर सके कि भाई हमारा काम हुआ नहीं हुआ। फिर हमने टाइप पता कराया, फिर हमने लेंथ पता करी, फिर हमने इंडेक्सिंग देखी, फिर हमने स्लाइसिंग देखी, फिर हमने मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और मीन निकालना देखा। ये सब हमने पेंडा सीरीज में देखा। क्या आपको क्लियर है? और सीरीज का मतलब क्या हो गया? 1D डेटा स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं दिस इज 1D डेटा स्ट्रक्चर। कैसे पता लगा? ये एक ही डायमेंशन में है, 1D, एक लिस्ट है, 1D डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये होती है पेंडा सीरीज। इस तरह से आप पेंडा सीरीज को कर सकते हैं परफॉर्म, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर। पेंडा सीरीज के बाद सेकंड टॉपिक क्या है? डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर। अब डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है? मल्टीपल सीरीज होती है। अभी तो हमने एक सीरीज देखी। डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस तरह से 1 2 3 4 5 मल्टीपल सीरीज होती है। तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीपल सीरीज अरेंज, मल्टीपल सीरीज अरेंज टुगेदर, एक साथ अरेंज होती है। मल्टीपल सीरीज अरेंज टुगेदर इन रोज एंड कॉलम, रोज में और कॉलम में। लास्ट लेक्चर में बताया था ना रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है। आंसर पता है? रोज वो हॉरिजॉन्टल लाइन, रो रो रो, कॉलम 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 कॉलम, है ना। तो डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? मल्टीपल सीरीज, अभी जो हम सीरीज देख कर आए ना, वैसे मल्टीपल पेंडा सीरीज अरेंज टुगेदर इन रोज एंड कॉलम, उसे कहते हैं डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी। सर डिक्शनरी तो हमने पढ़ा था यूनिट 3 में, लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था। क्या वही डिक्शनरी की बात हो रही है? वही डिक्शनरी की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पर डिक्शनरी को यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा डिक्शनरी को? क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल सीरीज बनानी है। अगर हमें एक सिंगल सीरीज बनानी थी तो हमने लिस्ट का यूज किया था। अब हमारा टॉपिक है डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर, जहां पर मल्टीपल सीरीज अरेंज टुगेदर, और मल्टीपल सीरीज बनानी है तो डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर डिक्शनरी का यूज करता हूं, वेरिएबल लिख देता हूं DICT, कुछ भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, मैंने DICT लिख दिया, इक्वल्स टू। अब डिक्शनरी अगर बनानी है तो यूज करने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस। क्या यूज करने पड़ेंगे? कर्ली ब्रेसेस। तो यहां पर मैंने शिफ्ट दबाकर कर्ली ब्रेसेस का यूज किया, और जैसे ही कर्ली ब्रेसेस लगाए सीधा दबा दो एंटर, और एंटर दबाते ही आपको एक अच्छी खासी जगह मिल जाएगी अपने कंटेंट को लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटेंट को लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हमारे पास ड्रग्स। ड्रग्स कौन कौन सी है? अब मैंने ड्रग्स लिखा, पर मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? डबल कोट्स। क्या लगाना है? डबल कोट्स। क्यों लगाना है डबल कोट्स? क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट्स तो जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर ड्रग्स लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोलन लगाया। क्या लगाया? कोलन। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ड्रग्स कौन कौन सी है। तो ड्रग्स है मेरे पास, लेट सपोज PCM। कौन सी ड्रग है? PCM। फिर मैं कर देता हूँ कोमा। लेट सपोज मेरे पास ड्रग है एस्पिरिन, सबको डबल कोट्स के अंदर एस्पिरिन। फिर मैं आगे चलता हूँ, कोमा कर देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स। क्या है? बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। और उसके बाद जब ये पूरी लाइन खत्म हो जाती है तो एंड में भी कोमा लगाना है, एंड में भी कोमा लगाना है। कहीं पर एक छोटी सी भी गलती होती है तो पूरा प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा, रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना। DICT हमने वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले लो, SG ले लो, SGS ले लो, अपने क्रश का नाम ले लो, इक्वल्स टू लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, एंटर दबाओ, जगह मिलेगी। तो आपको ड्रग्स के नाम लिखने हैं, ड्रग्स डबल कोट्स के अंदर, कोलोन लगाया और लिस्ट बना दी कि भाई हमारे पास PCM है, एस्पिरिन है, बीटा ब्लॉकर है। फिर मैंने यहाँ पर इनके डोज लिख दिए। तो डोज लिखने के लिए भी मैंने यहाँ पर डोज लिखा, मैंने यहाँ पर कोलन लगाया, और यहाँ पर मैंने डोज लिखना शुरू किए। जैसे कि मान लीजिए PCM का है 500 mg, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज में लिख रहा हूँ 500 600 है ना, इंटीजर्स में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि PCM है मेरे पास 500 mg, एस्पिरिन है मेरे पास 250 mg, और लास्ट में जो बीटा ब्लॉकर है वो है मेरे पास 600 mg। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी लिख देता हूँ प्राइस। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम मल्टीपल सीरीज बना रहे हैं। हमने बोला ना मल्टीपल सीरीज अरेंज टुगेदर, एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, ऐसे मल्टीपल सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस, कि हमारी जो ड्रग है उसका प्राइस क्या है। प्राइस लगाने के बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कोलन, है ना। अच्छा देखो एरर आ गया। क्यों आया एरर पता है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कोमा नहीं लगाया। हमने हर लाइन खत्म करने के बाद कोमा लगाना है ना। चलिए चलिए चलिए, हाँ, और ये कोमा हमने लगा दिया। अब हम एंटर दबाते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं प्राइस, और प्राइस लिख के हम यहाँ लगाते हैं कोलन, और फिर आगे हम प्राइस लिखते हैं। प्राइस में हम लिख देते हैं कि कोई 10 रुपए का है, कोमा कोई 20 रुपए का है, लेट सपोज कोई 50 रुपए का है। इस तरह से हमने प्राइस लिख दी। तो हमने ये क्या बना दी? डिक्शनरी बना दी। बना दी डिक्शनरी। अब हमें इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में। और डिक्शनरी का यूज इसलिए लिया क्योंकि मल्टीपल सीरीज बनानी थी। तो हमें पेंडा भाई को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा? पेंडा भाई को बुलाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो सबसे ऊपर लिख दो, सबसे ऊपर ही लिख दो, इंपोर्ट करो भैया पेंडा भाई को, pandas as pd, import pandas as pd। और फिर उसके बाद नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर कोई भी एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेंडा बनाना है तो नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने वापस लिख दिया न्यू इज इक्वल टू। अब मुझे किसको बुलाना है? पेंडा भाई को बुलाना है। किसको बुलाना है? पेंडा भाई को बुलाना है, तो PD। अब मुझे क्या बनाना है? पहले बनानी थी सीरीज, तो डॉट सीरीज लिख दिया था। अब मुझे बनाना है डेटा फ्रेम, तो यहाँ पर डॉट डेटा फ्रेम में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डेटा फ्रेम। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया डेटा फ्रेम। तो मैंने पेंडा भाई को बुलाया, डॉट लिखा, डेटा फ्रेम बनाना है। किसका डेटा फ्रेम बनाना है? मेरी DICT जो वेरिएबल है, DICT जो वेरिएबल है उसका डेटा फ्रेम बनाना है। बस हो गया काम। अब प्रिंट कर दो भैया। जैसे ही आप न्यू को प्रिंट करेंगे
आपके पास आ जाएगा आपका आउटपुट, वो भी टेबुलर फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं ड्रग्स में आ गया पीसीएम, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर। डोज में आ गया 500, 250, 600, मतलब कि 500, 250, 600। प्राइस आ गया 10, 20, 50। और आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग भी आ गई, 0, 1, 2 इंडेक्सिंग भी आ गई। ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यार ये वाकई में डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, एक बार चेक कर लूं क्या, तो चेक करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप का पता करो भैया, और लिखो किसका टाइप पता करना है, न्यू का टाइप पता करना है। तो बस रन कर दो। पहले हमारी टेबल आएगी पूरी, उसके बाद आपका आएगा डेटा टाइप। तो आप देख सकते हैं दिस इज पेंडास डेटा फ्रेम। तो मतलब सक्सेसफुली कन्वर्जन हो गया। इसमें आप लेंथ वगैरह सब कुछ पता कर सकते हैं, जो डिक्शनरी का था वही सेम है, बस यहां पर हमने डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में विद द हेल्प ऑफ पेंडास। क्या क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर, इससे पहले था पेंडास सीरीज। ठीक। अब हम आगे चलते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक बार ओबीएस को चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम आईपैड को याद करेंगे, है ना। ये तो मेरे अटेम्प्ट है। ठीक है, हम आईपैड को याद करते हैं। चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अपना कीबोर्ड हटा देता हूँ। इसे गिव अवे में मैंने बहुत बहुत गिव अवे किए हैं कीबोर्ड के, फ्री गिव अवे, है ना। चलिए, अब मैं स्टार्ट करूंगा आज का नेक्स्ट पड़ाव, जिसे हम कहेंगे रीडिंग सीएसवी एंड एक्सेल फाइल, पीके स्टडी डेटा सेट एंड एडीआर रिपोर्ट्स। इसको समझते हैं पहले। देखो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों कि हमारे पास जो डेटा होता है, हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल डेटा होता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हाथ प्रॉपर कर लूँ मैं। हाँ, अभी ठीक है। क्या है कि कंफर्ट जोन में आना ज़रूरी है यार। हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल डेटा होता है, वो फार्मास्यूटिकल डेटा स्टोर करते हैं हम, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं दो फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट होता है सीएसवी, मतलब कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और एक फॉर्मेट होता है हमारा एक्सेल फॉर्मेट। क्या होता है? एक्सेल फॉर्मेट। और एक्सेल फॉर्मेट में जो भी फाइल सेव होती है, वो होती है एक्स एल एस एक्स फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला कि जो भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल डेटा होता है, वो स्टोर होता है दो फॉर्मेट में। एक होता है सीएसवी कोमा सेपरेटेड वैल्यू, और एक होता है एक्सेल फाइल डॉट एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक। अब ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल डेटा है, हम चाहते हैं कि हम हमारे फार्मास्यूटिकल डेटा को रीड करें। क्या चाहते हैं हम? कि इसे रीड करें। और रीड करने के लिए पेंडा बोलता है मैं हूं ना, मेरे अलावा कौन रीड करेगा, मैं ही तो रीड करूंगा। पेंडा भाई बोलते हैं मैं रीड करूंगा। मैंने कहा ठीक है पेंडा भाई, आप रीड कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसको रीड करने के लिए मैं यूज करूंगा पेंडा भाई को। इसको यूज करूंगा पेंडा भाई को। तो क्लियर हुआ, फार्मास्यूटिकल डेटा है हमारे पास, जो कि हम स्टोर करते हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यू में या एक्सेल डेटा में। एक्सेल के लिए फॉर्मेट हमने यूज किया एक्सेल एस एक्स। ठीक है। फिर मैंने बोला कि इनको मुझे रीड करना है, ये जो डेटा है इसको मुझे रीड करना है। तो रीड करने के लिए मदद करेगा पेंडास। कौन मदद करेगा? पेंडास मदद करेगा। पेंडा बोलता है कि यार आप टेंशन क्यों लेते हो। पेंडा बोलता है कि आप टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास एक फंक्शन है। पेंडा बोलता है, पेंडा भाई बोलते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए डॉट लगा दो। ठीक है, लगा देंगे। उस फंक्शन से आप इस फाइल्स को रीड कर सकते हो। आप लिख दो बस रीड, और आप रीड कर पाओगे। जैसे लेट सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिख दिया इंपोर्ट, इंपोर्ट पेंडास एसपीडी, यही करना है सबसे पहले। लिख दिया हमने। अब लेट सपोज हमारी फाइल का नाम है एस जी। क्या नाम है फाइल का? एस जी। जो सीएसवी फाइल है उसका नाम है एस जी। हमने पेंडा को बुला लिया इंपोर्ट पेंडाज एस पी डी। और हम क्या चाहते हैं कि हम हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को रीड करें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे, न्यू इज इक्वल टू, पेंडा को बुलाओ, क्योंकि पेंडा की मदद से रीड करेंगे तो पीडी लिख दिया। डॉट रीड करना है तो रीड लिख दिया। अब किसको रीड करना है? क्या आपकी फाइल कोमा सेपरेटेड वैल्यू है? आई रिपीट, क्या आपकी फाइल कोमा सेपरेटेड वैल्यू है, या फिर आपकी फाइल क्या एक्सेल है? जिसे भी रीड करना है अंडर स्कोर लगा के वो लिख दो। जैसे यहाँ पर अगर मेरे को सीएसवी रीड करना है तो अंडर स्कोर सीएसवी में लिख दूंगा। और अगर मुझे रीड करना है एक्सेल फाइल को तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अंडर स्कोर एक्सेल। इस तरह से। तो इस तरह से आप पेंडा की मदद से रीड कर सकते हो अपनी फाइल्स को। क्या क्लियर है?
अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, प्रॉपर समझाऊंगा, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, एक ओवरव्यू देना जरूरी था कि फार्मास्यूटिकल जो हमारा डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल एक्सेस में, ठीक है। और फिर हम उसे रीड करना चाहते हैं, तो रीड करने में पेंडा हमारी मदद करेगा, तो हमने पेंडा को बुला लिया एज अ पीडी। पीडी डॉट हमने रीड लिख दिया उसके फंक्शन का नाम, और जिसको भी हमें रीड करना है तो यहाँ पर अंडरस्कोर करके, जैसे मान लीजिए सीएसवी फाइल है तो अंडरस्कोर सीएसवी, और अगर सीएसवी फाइल नहीं होती तो हम लिखते हैं पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। इस तरह से जो भी फाइलें हम रीड कर पाते हैं। क्या क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है। इन फार्मास्यूटिकल स्टडीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन CSV एंड एक्सेल फाइल। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फार्मास्यूटिकल डेटा में जो ज़्यादातर अमाउंट होता है वो हम CSV या एक्सेल फाइल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस फुल करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक डेटा है, फार्माकोकाइनेटिक डेटा का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ध्यान से सुनना, फार्माकोकाइनेटिक हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। जैसे लेट सपोज ये ड्रग है, बड़ी गंदी ड्रग है ये ड्रग को मैंने ले लिया मैंने। अब ये ड्रग जब मेरी बॉडी में गई तो मेरी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या क्या करेगी, मेरी बॉडी इस ड्रग को किस तरह से एब्सॉर्ब करेगी, मेरी बॉडी इस ड्रग को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेरी बॉडी इस ड्रग को किस तरह से मेटाबोलाइज करेगी, मेरी बॉडी इस ड्रग को किस तरह से एलिमिनेट करेगी। तो ये सारी चीजों को कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक, मतलब कि हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करेगी, कैसे इसका एब्जॉर्प्शन करेगी, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म करेगी, कैसे इसका एक्सक्रीशन करेगी, उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो जो भी फार्माकोकाइनेटिक डेटा होता है, जैसे कि ड्रग डोज, है ना, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब है कि मैंने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद मेरे ब्लड में इस दवाई का कंसंट्रेशन कितना है, उसे कहते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और भी जब आप आगे जाएंगे 6 सेमेस्टर में, 7 सेमेस्टर में, तो वहां पर टर्म्स आएगी सी मैक्स, टी मैक्स, AUC। तो फिलहाल बस नाम याद रख लो, ठीक। तो जो भी फार्माकोकाइनेटिक डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी आपका ADR है, ADR का मतलब क्या होता है, ADR का मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कोई नई नई दवाई मार्केट में आई, ये नई दवाई मार्केट में आई, अब मार्केट में आने के बाद मैंने इसको ले ली, अब लेने के बाद मुझे एलर्जी हो गई यार, मुझे पूरे शरीर पे लाल लाल हो गया, एलर्जी हो गई, मुझे रैशेज होने लगे, मुझे नोजिया होने लगा। तो ये सब क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरा सर दर्द है, ओहो बहुत तेज सर दर्द है, इस सर दर्द को सही करने के लिए ये दवाई है जो कि सर दर्द को सही कर देती है, तो मैंने ले ली मैंने। थोड़ी देर बाद पता लगा कि सर दर्द तो रुका नहीं, ऊपर से मेरी पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए, एलर्जी हो गई मुझे। तो ये सब क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग के एडवर्स रिएक्शन है, बेकार की रिएक्शन, फालतू की रिएक्शन, अनवांटेड रिएक्शंस, है ना। तो ADR रिपोर्ट में कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग नेम, एडवर्स रिएक्शन, सीवियरिटी एंड आउटकम। अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो फिलहाल तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो भी फार्मास्यूटिकल डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं CSV फाइल और एक्सेल फाइल में। हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक डेटा है जैसे कि ये सब, और हमारे पास ADR का डेटा है जैसे कि ड्रग नेम, एडवर्स रिएक्शन, सीवियरिटी, आउटकम, ये सब, ठीक। तो पेंडा जो होता है हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम रीड कर सकें। तो हम क्या लिखेंगे, PD डॉट रीड, अगर मुझे CSV फाइल रीड करनी है तो अंडरस्कोर CSV, और अगर मुझे एक्सेल फाइल रीड करनी है तो अंडरस्कोर एक्सेल लिख दूंगा मैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर लिखा है आफ्टर लोडिंग द डेटा वी कैन इजीली व्यू, ऑर्गेनाइज, फिल्टर एंड क्लीन। जब डेटा हमारे पास लोड हो जाएगा तो पेंडा की मदद से हम उसे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, है ना। क्लीन का मतलब बताया ना कि कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको सही कर दो, अभी करेंगे हम, ठीक है। ये होती है आपकी CSV फॉर्मेट, ये होता है आपका एक्सेल फॉर्मेट। क्लियर? अब इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि हम रीड कर सके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एक तरफ है आपका PK मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक स्टडी डेटा सेट, एक तरफ है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट, एक तरफ क्या है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी डेटा सेट, PK स्टडी करनी है, और एक तरफ बेटा PK नहीं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करनी है ना, और एक तरफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट है। लेट सपोज हम पहले इसको इस तरफ ध्यान देते हैं, PK स्टडी की तरफ। तो एक पेशेंट है,
जो ड्रग ए ले रहा है जिसका डोज 500 mg है, जिसका सी मैक्स आ रहा है 12.5, टी मैक्स आ रहा है 2.0, एयूसी आ रहा है 145। अभी आपको ये नहीं जानना कि सी मैक्स क्या होता है, टी मैक्स क्या होता है, एयूसी क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं पता तो बेटा इंतजार करो, आगे आने वाले सेमेस्टर में सब याद हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी डेटा सेट, जिस फाइल का नाम है पीके अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी। क्या फाइल का नाम है? पीके अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी। हम चाहते हैं कि ये जो सी एस वी फॉर्मेट में फाइल है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो फार्माकोकाइनेटिक की सी एस वी फॉर्मेट में फाइल है, इसको हम पेंडा की मदद से रीड कर सके। तो ये फाइल दिखा दी, तो हमें पेंडा की मदद से रीड करना है, तो सबसे पहले इंपोर्ट पेंडा एस पी डी, फिर उसके बाद पी के अंडर स्कोर डेटा, ये आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया पी के अंडर स्कोर डेटा। ठीक है, वेरिएबल आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको पेंडा को बुलाना है, तो आपने पेंडा को बुलाया। फिर आपको फंक्शन को बुलाना है पेंडा के, तो आपने डॉट लगा के रीड लिख दिया। फिर जिस फाइल को रीड करना है, आप देख सकते हैं ये एक CSV डेटा है, तो आपको CSV रीड करना है, तो आपने CSV लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि पेंडा को बुला लिया, डॉट रीड लिख दिया, डॉट लगाओ भाई, डॉट रीड लिख दिया, अंडरस्कोर CSV लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाकर उस फाइल का नाम लिखना होता है जो फाइल आपको पढ़नी है। जैसे कि ये फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम आपने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने लिखा PD, फिर हमने लगाया डॉट, फिर हमने लिखा रीड, फिर हमने लगाया अंडरस्कोर CSV, फिर हमने लिखा पैरेंथेसिस, फिर अंदर लगाया डबल कोट्स, और फिर उस फाइल का नाम लिख दिया जिस फाइल को हमें रीड करना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनली हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो हमने लिख दिया प्रिंट पीके डेटा। तो जैसे आप प्रिंट कराओगे, अगर ये वाक्य में कन्वर्ट हुआ, अगर ये वाक्य में पेंडा में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना इंडेक्सिंग आ जाती है। तो आप देखो 0 1 2 इंडेक्सिंग आ गई, पहले इंडेक्सिंग नहीं थी। ये पेशेंट आईडी है, दिस इज पेशेंट आईडी, वो तो आई है एज इट इज, पर अगर पेंडा में कन्वर्ट होता है तो इंडेक्सिंग आ जाती है, और आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग आ चुकी है, तो ये पेंडा में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहले वाला प्रिंट पीके डेटा का ये आउटपुट है पहले वाले का। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट करो पीके डेटा में से सी मैक्स को। तो सी मैक्स पूछा है, सी मैक्स पूछा है, तो सी मैक्स की सारी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज सी मैक्स। अगर आपको ऐसे पूछा होता कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ सी मैक्स की, तो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पे आप जाते जो कि है 13.2। ठीक है, पर आपको यहाँ पे क्या बोला है कि पीके डेटा जो है उसमें से सीमेक्स सारा बता दो। अब सारे सीमेक्स बताने हैं, तो सारे सीमेक्स में आएगा 12.5, 13.2, 8.7। तो आप देख सकते हैं ये सीमेक्स का आंसर आ गया 12.5, 13.2, 8.7, और ये आपकी इंडेक्सिंग आ गई साथ में। ठीक, और यहाँ पर डेटा टाइप में आपको लिखा है फ्लोट 64। फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब डेसिमल वैल्यू है। यहाँ पर 64 लगाते हैं, ऐसा याद रख लो, फ्लोट 64 है ना। अगर इंटीजर होती तो इंटीजर 64, तो यहाँ पर ये सारी डेसिमल वैल्यू है, तो इसको फ्लोट कहते हैं, तो ये आ गया फ्लोट 64। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रिंट करो पीके डेटा। ठीक है, उसका सीमेक्स जो है उसका मीन निकालो। सीमेक्स का मीन मतलब कि जितनी भी सीमेक्स वैल्यू है इन सबको प्लस करो। जैसे 12.5, 13.2 प्लस 8.7, इन सबको प्लस करके इनको डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि 1 2 3 वैल्यू है। क्लियर हुआ। यहाँ पर मैं आपको सीधा सा बोल रहा हूँ कि 12.5 प्लस 13.2 प्लस 8.7, इन तीनों को प्लस करना है, और तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय किससे कर देना है, 3 से कर देना है, क्योंकि 1 2 3 वैल्यू है, तो हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो आंसर आ जाएगा आपका 11.47। तो इस तरह से आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी है, अभी हमने करके भी देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज एडीआर रिपोर्ट। एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो दवाई मैं अपने भले के लिए ले रहा था, अब उसी दवाई से मेरे को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गए, एलर्जी हो गई, नोजिया होने लगा, फील लाइक वोमिट, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, नोजिया होने लगा, है ना। तो आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है मतलब कि फील लाइक वोमिट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और ज्यादा सर दर्द बढ़ गया, आय हाय, हेडेक हो गया, है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ गया, हेडेक हो गया, रैशेज हो गए, मेरी पूरी बॉडी पे लाल लाल हो गया, एकदम रैशेज रैशेज हो गए। ठीक है, तो ये सारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अब इसकी सीवियरिटी से क्या मतलब है, कि कितना खतरनाक ये आया है। जैसे मान लीजिए हाँ माइल्ड ही है, थोड़ा बहुत रेशेज है, सही हो जाएंगे। माइल्ड, मॉडरेट, अरे यार ये तो काफी ज्यादा रेशेस है, इसको सही करना पड़ेगा। मॉडरेट,
सीवियर, अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक रेशेस है, फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट करो, सीवियर केस। तो यहाँ पर सीवियरिटी का मतलब है कि कितना खतरनाक वो है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ठीक है। और आउटकम का मतलब है क्या पेशेंट रिकवर हो पाएगा, क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज्यादा है, तो पहले में तो कम है तो रिकवर हो जाएगा, दूसरे में भी कम है तो रिकवर हो जाएगा, पर तीसरे में सीवियर कंडीशन है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो एडीआर की रिपोर्ट हमारे पास है, इसको पीडी को बुलाकर हमें हमारे पीडी से रीड करवाना है, पेंडा से रीड करवाना है। तो हमने बुला लिया इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, ठीक है। फिर आपने कोई भी वेरिएबल लिख दिया, फिर आपने लिखा पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर लगाया, एक्सेल फाइल है और फाइल का जो भी नाम है वो पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, सेम एज इट इज। उसके बाद आपको प्रिंट करवा देना है ये वेरिएबल। तो जैसे ही आप प्रिंट करवाओगे ये वेरिएबल, तो आप देख सकते हैं ये पूरी टेबल आ जाएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारे पेंडा वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, है ना, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं 0 1 2 ये इंडेक्सिंग आ गई, और इंडेक्सिंग आ गई इसका मतलब है कि ये कन्वर्जन हो चुका है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रिंट एडीआर डेटा, पूछा है ना। ये देखो प्रिंट एडीआर डेटा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेटा, सीवीआरटी आपको पूछी है, डॉट वैल्यू काउंट भी बताओ। मतलब कि सीवियरिटी कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं सीवियरिटी में एक तो माइल्ड है, एक मॉडरेट है, एक सीवियर है ना। सीवियरिटी आपसे पूछी कि कौन कितना खतरनाक है, कितने तरह की सीवियरिटी है, तो तीन तरह की है, एक दो तीन, तो तीनों के नाम आ जाएंगे सीवियरिटी में। फिर आपको पूछा है कि ये जो सीवियरिटी है इसकी काउंटिंग बताओ, तो आप देख सकते हैं माइल्ड में भी एक है, मॉडरेट में भी एक है और सीवियर में भी एक है, क्योंकि माइल्ड भी एक है, मॉडरेट भी एक है, सीवियर भी एक है। तो इस तरह से आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैंडा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज इंस्पेक्टिंग डेटा सेट। अभी हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा वो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास जो डेटा था, जो भी हमारे पास डेटा था उसको हमने सेव कर रखा था, जैसे कि हमारे कोमा सेपरेटेड वैल्यू में हमारी एक्सेल फाइल में फार्मास्यूटिकल डेटा को हमने सेव कर रखा था। फिर हमें इसे रीड करना था, तो रीड करने के लिए हमने पेंडा भाई को बुलाया, पेंडा को हमने पीडी के फॉर्मेट में बुलाया और इसको रीड करा। तो अभी हमने इसे ओपन किया है, अभी हमने इसे क्या किया है, ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा में चेक करेंगे, अभी तो हमने इसे ओपन किया है ना, ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा में चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। After reading a CSV file or Excel file using a Panda, the data is usually stored in data frame. अब जो हमारे पास डेटा आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, डेटा फ्रेम में आएगा, एक पूरा डेटा फ्रेम हमारे पास बन जाएगा, एक टेबल फॉर्मेट हमारे पास बन जाएगा। तो जैसे ही हमने पेंडा की मदद से रीड करने की कोशिश करी, हमारे पास आउटपुट आ गया डेटा फ्रेम, ठीक। बिफोर एनालाइजिंग द डेटा, अभी डेटा को एनालाइज करना शुरू नहीं करना है, अभी तो आपने सिर्फ उसे इंपोर्ट किया है, उसे रीड किया है, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, शुरू में एनालाइज करना स्टार्ट मत कर देना। बिफोर एनालाइजिंग द डेटा, एनालाइज करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा सारा डेटा क्या सही है, क्या डेटा के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं, क्या डेटा के अंदर कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं, क्या डेटा के अंदर कोई एरर तो नहीं, क्या डेटा के अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर में चेंज तो नहीं, डेटा टाइप में चेंज तो नहीं। बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं मेरे पास 1000 पेशेंट का डेटा है, बाप रे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए मेरे पास है हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब। क्या क्या है, हेड, इधर हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब। चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए मेरे पास है हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब। लेट सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, पीके स्टडी डेटा सेट, और इस टेबल का नाम मैंने रख दिया डेटा, क्या रखा, डेटा। तो लेट सपोज इस टेबल का नाम मैंने रखा डेटा, ठीक है। अब मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है। किसको प्रिंट कराना है, डेटा को प्रिंट कराना है, तो डेटा लिखा। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है डेटा में से, हेड प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर डॉट हेड लिखा। फिर यहाँ पर मैंने वापस पैरेंथेसिस लगा के इसको बंद कर दिया। इस तरह से मुझे लिखना होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा डॉट हेड, तो हेड का मतलब पता है क्या होगा, जो स्टार्टिंग की 5 रोज होगी ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 पेशेंट का डाटा है, तो 1000 पेशेंट के डेटा में से जो स्टार्टिंग की 5 रोज होगी वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की 5 रोज, 1 2 3 4 5, तो जैसे ही मैं डॉट हेड लिखूंगा स्टार्टिंग की 5 रोज प्रिंट होके आ जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर मैं हेड की जगह लिख देता डॉट टेल, अगर मैं यहाँ पर डॉट टेल लिख देता,
TAIL लिख देता, टेल लिख देता। तो टेल लिखने पे पता है क्या होता? टेल लिखने पे लास्ट 5 रोज मेरे पास आ जाती। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। लास्ट 5 रोज आ जाती। तो अगर मैं हेड लिखूंगा तो टॉप 5 रोज आ जाएगी मेरी डेटा की, और अगर मैं डॉट टेल लिखूंगा तो लास्ट 5 रोज आ जाएगी मेरे डेटा की। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉट हेड लिखकर टॉप 5 रोज का पता लगा सकते हैं, डॉट टेल लिखकर लास्ट 5 रोज का पता लगा सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझो। हम यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास 1000 पेशेंट थे, मैंने टॉप 5 निकाल लिए, लास्ट 5 निकाल लिए, और उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ड्रग में ड्रग ही लिखा है, डोज में डोज ही लिखा है, कहीं पर कोई वैल्यू मिस तो नहीं है। एक आइडिया मैंने ले लिया, सारी वैल्यूज तो चेक करने नहीं बैठूंगा ना। तो मैंने टॉप 5 लास्ट 5 रोज को निकाल के चेक करने की कोशिश करी, क्या पता बाकी सारा सही हो, एक आइडिया मुझे लग जाए कि सही है या नहीं, है ना। तो इस तरह से मैं हेड और टेल का यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप इन्फो पता कर सकते हैं। इन्फो का मतलब क्या हो गया और कैसे पता करेंगे? वही प्रिंट, फिर आपको लगाना है अपना पेरेंथेसिस। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट, फिर आपको लगाना है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के बाद आपका जो भी डेटा है वो लिखा, फिर आपने लगाया डॉट इन्फो। इन्फो के बाद वापस आपने पेरेंथेसिस लगाया और इस तरह से इसको बंद कर दिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या क्या पता लगेगा पता है? आपको रोज के बारे में पता लगेगा कि आपके जो डेटा सेट है, आपका जो टेबल फॉर्मेट डेटा है, उसमें कितनी रोज है सारी पता लग जाएगी, कितनी रोज है, कितनी कॉलम है। और अगर गलती से कोई मिसिंग वैल्यू हुई ना, कि वहां पर कोई वैल्यू मिस हुई, मान लीजिए डोज में 500 mg लिखना था पर वहां पे लिखा ही नहीं था, खाली जगह है, एकदम खाली जगह, तो जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वो भी पता लग जाएगा। और कॉलम किस तरह का है, क्या कॉलम के अंदर वैल्यू आपकी इंटीजर है या फ्लोट है, वो भी पता लग जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर डॉट इन्फो से ये सब चीजें पता लगेगी। और डिस्क्राइब से आप क्या क्या पता कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सारा डोज है ना। मैंने बोला कि डोज का एवरेज निकालो। एवरेज सर, एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करो, कर दिया। और उसके बाद डिवाइड कितनों से करोगे? जितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाय 6 कर दो। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम थोड़ी ना करेंगे, वो तो पाइंडा करके हमें दे देगा। तो हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बोला, हम यहाँ पर एवरेज डोज निकाल सकते हैं, है ना। और अगर मुझे एयूसी का एवरेज निकालना है तो क्या करना है? जो भी एयूसी की वैल्यू है, जैसे कि 145 है, 152 है, 120 है, 125 है, 180 है, 140 है, इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 6 कर दो, आ जाएगा एवरेज। अगर मुझे बताना है सी मैक्स, तो सारे सी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे ऐसा पूछा है कि मैक्सिमम डॉट सी मैक्स बताओ, अब मैक्सिमम तो मतलब सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है इसमें? 15.6। इससे बड़ा तो कोई नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। इस तरह से अगर मुझसे बोला कि मैक्स टी मैक्स बताओ कि सबसे ज्यादा टी मैक्स कौन सा है, तो मैक्स टी मैक्स आ गया अपना 2.5, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, नहीं है। ठीक है। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पेंडा की मदद से। पेंडा करके दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको डिस्क्राइब मतलब एवरेज डोज का पता लगाना, एवरेज एयूसी का पता लगाना, मिनिमम सी मैक्स, मैक्सिमम सी मैक्स, सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको मिनिमम पूछा है सी मैक्स, तो मिनिमम कौन सा है भैया? यही है, इससे छोटा कोई है क्या? नहीं है। बस हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखा भी है, सबसे पहले इंपोर्ट करो पेंडा को एस पी डी, जो भी आपका फाइल का नाम है। मैंने डेटा बोला था, यहाँ पर पीके अंडरस्कोर डेटा है, पीके मतलब फार्माकोकाइनेटिक डेटा। फिर पी डी डॉट रीड CSV फाइल है ना। फिर अगर आपको हेड पता करना है तो कैसे पता करोगे? प्रिंट, फिर फाइल का नाम, डॉट हेड, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस बंद। ठीक है। टेल का पता करना है तो ऐसे ही पता करोगे। और इन्फो का पता करना है तो आप देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी इन्फो में। और उसके बाद डिस्क्राइब, मतलब कि आपको यहाँ पर एवरेज डोज, मिनिमम सी मैक्स, मैक्सिमम सी मैक्स, एवरेज एयूसी, सब कुछ आ जाएगा लिखा हुआ कि भैया एवरेज क्या है एयूसी का, एवरेज क्या है डोज का, मिनिमम सी मैक्स कितना है, मैक्सिमम सी मैक्स कितना है, मिनिमम टी मैक्स कितना है, मैक्सिमम सी मैक्स कितना है, सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपने क्या करा? इंस्पेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ हेड, विद द हेल्प ऑफ टेल, विद द हेल्प ऑफ इन्फो एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब। क्लियर? ठीक है सर। अभी तक हमने फाइल को, जो CSV फाइल थी, जो एक्सेल फाइल थी, उसको लिया, पेंडा से इंपोर्ट कराया, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फिर उसको इंस्पेक्ट किया।
अब इंस्पेक्ट करने के बाद मान लो कोई गलती निकलती है, मान लो कोई वैल्यू ही मिस निकल गई, कोई डेटा रिपीट हो गया, पेशेंट रिपीट हो गया, शुभम गुप्ता वापस शुभम गुप्ता रिपीट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा क्लीनिंग टेक्निक। क्लीनिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई वैल्यू रिपीट है तो उसको सही करो, अगर कोई डेटा मिस है तो उसको सही करो, अगर कोई इनकंसिस्टेंट डेटा है तो उसको सही करो, अगर किसी का डेटा टाइप ही खराब है तो उसको सही करो, है ना। मान लीजिए डेटा टाइप होना था 50 नॉर्मल होना था, पर ऐसा लिखा हुआ है 50 और डबल कोट्स लिखा हुआ है, डबल कोट्स मतलब तो ये स्ट्रिंग हो गया, तो इन सबको सही करना। तो यहाँ पर है डेटा क्लीनिंग टेक्निक एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो सबसे पहले लिखा है डेटा क्लीनिंग मीन्स फाइंडिंग एंड करेक्टिंग प्रॉब्लम इन डेटा सेट बिफोर परफॉर्मिंग एनालिसिस। एनालिसिस तो सबके लास्ट का गेम है, सबसे आखिरी में एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से पहले आपको डेटा क्लीनिंग करनी है। आपको चेक करना है कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो उसको सही करो। आपको चेक करना है कोई रिपीटेबल वैल्यू तो नहीं है, तो उसको सही करो। ठीक है। तो क्या क्या खराबी आ सकती है? हो सकता है हमारी वैल्यूज मिस हो सकता है रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट हो पेशेंट डबल आ गया हो सकता है डेटा ही इनकरेक्ट हो, पेशेंट की एज 57 लिखी है 27, हो सकता है डेटा टाइप ही गलत हो, जैसे मान लीजिए 56 लिखना था पर आपने इस तरह से स्ट्रिंग में लिख दिया, हो सकता है अनवांटेड स्पेस हो, स्पेस स्पेस इतना सारा स्पेस दे दिया हो सकता है इनकंसिस्टेंसी हो, जैसे अभी तक जितनी भी ड्रग्स लिखी है पैरासिटामोल पैरासिटामोल और लास्ट में पता है कैसे लिख दिया, PCM छोटा लिख दिया, क्या लिख दिया, छोटा लिख दिया। तो फिर अगर मैं पैरासिटामोल लिखूंगा और प्रिंट करवाऊंगा तो बड़े बड़े ही प्रिंट होके आएंगे, वो छोटा वाला तो बिल्कुल अलग से दिखेगा, वो तो प्रिंट ही नहीं होगा, वो अलग ही हो गया। तो ये इनकंसिस्टेंसी है। एक ही जैसा लिखो, बड़ा लिख रहे हो तो बड़ा लिखो, छोटे लिख रहे हो तो छोटा लिखो। वाह, कुछ नहीं हुआ, बस पावर कट हुआ, मैं बराबर विजिबल हूं, है ना। समझ में आया? तो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। वैल्यू मिस हो सकती है, रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं, डेटा इनकरेक्ट हो सकता है, डेटा टाइप गलत हो सकता है, फालतू के स्पेस हो सकते हैं, या इनकंसिस्टेंट नेम और एंट्रीज हो सकती है। उन सबको सही करने का काम है और वो सही करना जरूरी है, तभी जाकर हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या दिक्कत आपको दिख रही है। सबसे पहले ये पेशेंट 3 जो है रिपीट हो गया। उसके बाद पेशेंट 3 में एज ही नहीं लिखी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और पेशेंट 3 जो रिपीट हुआ उसके अंदर भी कोई एज नहीं है। ठीक। उसके बाद आप देखो पी बड़ा है, पी बड़ा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है, पर यहाँ पर पी छोटा हो गया, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी आ गई, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। तो यहाँ पर एक तो रिपीट वाला प्रॉब्लम है, एक मिसिंग वाला प्रॉब्लम है, एक इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको एक एग्जांपल लिख देना है, रो पेशेंट डाटा लिख देना है। उसके बाद हियर वी कैन सी सम प्रॉब्लम्स, जैसे कि एज मिसिंग है, और जो पेशेंट 3 है वो ट्वाइस अपीयर हुआ है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, और पैरासिटामोल में डिफरेंटली रिटर्न है, मतलब कि इनकंसिस्टेंट डेटा है। ठीक। अब नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले मिसिंग वैल्यू का पता लगाएंगे। तो मिसिंग वैल्यू का पता कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले मिसिंग वैल्यू आर वैल्यू दैट आर नॉट अवेलेबल इन डेटा सेट। ठीक। पेंडास कैन फाइंड दिस मिसिंग वैल्यू यूजिंग इज नल। यहां पर क्या लिखेंगे? इज नल। मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये वैल्यू नल है। नल का मतलब जीरो है, शून्य है, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है। हम पूछ रहे हैं इज नल, क्या यहाँ पर इस डेटा फ्रेम में, डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नल है। ठीक है, ऐसा पूछेंगे। और अगर नल निकला, अगर खाली जगह निकली, तो फिर हम यूज करेंगे फिल, NA, फिल कर दो, उस खाली जगह को फिल कर दो। अब इसको ऐसे याद रखो, फिल कर दो ना, फिल ना, तो फिल ना, ना का मतलब नॉट अवेलेबल जो जगह है उसमें फिल कर दो। क्लियर? क्लियर है सर। सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यू का पता लगाएंगे। मिसिंग वैल्यू अगर निकलती है तो कैसे पता लगाएंगे? इस नल से मदद कर लेंगे और पता लगाएंगे, इज नल की मदद से पता लगाएंगे। और अगर मिसिंग वैल्यू निकलती है तो उसके अंदर हम फिल ना कर देंगे। तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट, उसका नाम मैंने क्या लिखा? डेटा लिखा, तो डेटा डॉट फंक्शन कॉल इज नल मुझे लिखना है, पेरेंथेसिस लगाना है, मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर चेक होगा और आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा कि जहां पर डेटा है, जहां पर डेटा एक्चुअल में प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है, तो जहां पर डेटा है वहां पर फॉल्स लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो खाली पता करना है, तो यहाँ पे तो फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ तो खाली नहीं है। पर जहां पे वाकई में वैल्यू नहीं है वहां पर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा।
तो आप देखो आउटपुट में फॉल्स फॉल्स, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ गया क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है। आप इंडेक्सिंग के हिसाब से देखो, इसको इंडेक्सिंग दूंगा मैं 0, इसको दूंगा 1, इसको दूंगा 2, इसको दूंगा 3, इसको दूंगा 4। तो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। आप देखो 2 और 3 में, 2 और 3 इंडेक्सिंग में कोई भी एज नहीं है, मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपके 2 और 3 में ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारी, काउंट करो कि कितनी मिसिंग वैल्यू है। तो डॉट काउंट लगा दो या डॉट सम लगा दो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी मिसिंग वैल्यू है। वैसे आपको दिख रही है कि 2 मिसिंग वैल्यू है, फिर भी आपको नहीं पता तो आप डॉट सम की मदद से फाइनली पता लगा सकते हैं कि कितनी मिसिंग वैल्यू है आपके डेटा सेट में। ठीक, मिसिंग वैल्यू का पता लगा लिया। सबसे पहले पता लगाया इज नल की मदद से कि क्या मिसिंग वैल्यू है। फिर हमने डॉट काउंट की मदद से पता लगा लिया कि कितनी मिसिंग वैल्यू है। डॉट काउंट लगा लो, डॉट सम लगा लो, इससे हमने पता लगा लिया कि कितनी मिसिंग वैल्यू है। अब उसको फिल ना, मतलब उसकी जगह कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये वेरिएबल हमने लिखा, फिर एज वाले सेक्शन में हमें चेंज करना है तो एज वाला सेक्शन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फिल ना करना है तो फिल ना, मतलब कि उसमें भरो जगह, जो खाली जगह है उसमें भरो। क्या भरोगे, जो भी एज है ना उसका एवरेज निकाल के लगा दो। अब समझो ध्यान से, मेरे पास ये 3 एज दे रखी है, दिख रही है 28, ठीक है। 25 30 और 28, इन तीनों का एवरेज निकालता हूँ। तो 25 प्लस 30 प्लस 28, इस तरह से डिवाइड बाई 3, लगभग 27 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू हम लिख देंगे। तो हमने क्या बोला कि जो भी वैल्यूज हमारे पास है एज की, उनको जोड़ो, उनका एवरेज करो, उनको डिवाइड बाई 3 कर दिया क्योंकि 3 वैल्यू है, और जो भी एवरेज निकला उसको यहाँ पे फिल कर दो। खत्म। इस तरह से हमने निकाल दिया और फिल कर दिया। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले हमने मिसिंग वैल्यू का पता लगाया, फिर उसको काउंट किया, फिर उसको फिल कर दिया, और फाइनली हमें चेक करना है तो प्रिंट करा लो डेटा। और डेटा जो फाइनल प्रिंट होके आएगा उसमें वो जो मिसिंग वैल्यू थी उसमें लिखी हुई आनी चाहिए वैल्यू। तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट इज रिमूविंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। अभी हमने देखा था ना कि पेशेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रिमूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि क्या क्या इस डेटा सेट में वाकई में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेटा, उसमें चेक करेंगे डुप्लीकेटेड और पैरेंथेसिस लगा देंगे। इस तरह से चेक करेंगे। तो पहले में तो कोई डुप्लीकेशन नहीं है, दूसरे में कोई डुप्लीकेशन नहीं है। आप देख सकते हैं डुप्लीकेट कब आएगा, देखो क्या ये डेटा डुप्लीकेट है, नहीं, यहाँ पे भी कोई डुप्लीकेशन नहीं, ये तो ओरिजिनल डेटा है, पर इस डेटा का डुप्लीकेट यहाँ हुआ है। आप देख सकते हैं पेशेंट 1 का डेटा है, पेशेंट 2 का डेटा है, पेशेंट 3 का डेटा है, और पेशेंट 3 का डेटा डुप्लीकेट हुआ है। तो एक ही जगह डुप्लीकेशन हुआ है, पेशेंट 3 का डेटा डुप्लीकेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले में फॉल्स है, दूसरे में फॉल्स है, तीसरे में फॉल्स है, और ये जो पेशेंट 3 है इसका डेटा डुप्लीकेट हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। क्लियर। तो हमने देख लिया कि हाँ भैया डुप्लीकेट तो है। अब डुप्लीकेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, उसको निकाल दो। तो यहाँ पे लिखा डेटा डॉट ड्रॉप अंडर इसको डुप्लीकेट, जो भी हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ड्रॉप कर दो, ड्रॉप हो जाएगा। फाइनली आप चेक कर लो कि हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका हैंडलिंग इनकंसिस्टेंट डेटा। अब इसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको पता है कि यार पैरासिटामोल का पी छोटा कर दिया कई जगह पे, है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो भी डेटा है ड्रग का मेरा, है ना, उसमें जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्ट्रिंग मतलब कि ये नाम लिखे हुए हैं ना पैरासिटामोल वगैरह, स्ट्रिंग ही होती है ये। डॉट लोअर कर दो, उन सभी को लोअर कर दो, सारे नाम को लोअर कर दो, सारे नाम ही लोअर हो जाएंगे। जो अभी दिक्कत आ रही थी कि एक पैरासिटामोल बड़ा है और दूसरा पैरासिटामोल छोटा है, अब देखो एक बड़ा है दूसरा छोटा है, मैंने क्या करा, सबको लोअर करा दिया, डॉट लोअर लगा दिया। तो जैसे ही मैं सबको लोअर कर दूंगा, ये वाला भी छोटा हो जाएगा, ये वाला आई भी छोटा हो जाएगा, ये भी आई छोटा हो जाएगा, ये पी भी छोटा हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। फाइनली प्रिंट करा के देख लो क्या था इसमें। फिर नेक्स्ट है फिल्टरिंग एंड सिलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन कंडीशंस। अब हमने क्या करा, सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद हमने इंस्पेक्शन कर लिया। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर कोई वैल्यू मिस हुई, डुप्लीकेट हुई, या फिर अगर कोई कंसिस्टेंसी नहीं हुई, इनकंसिस्टेंट हुआ, तो उसको हमने सही कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक दे रखा है फिल्टर एंड सिलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे आपको फिल्टर करना है डेटा को, और सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है कि भाई तुम्हारे पास 1000 पेशेंट का डेटा है, पर मुझे सिर्फ दवाइयां बताओ कि इन 1000 पेशेंट में दवाइयां दवाइयां कौन सी है।
एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, पैरासिटामोल है, बीटा ब्लॉकर है, एंटी कैंसर है, एंटी HIV है, कौन कौन सी ड्रग्स है। ठीक है, तो सर मुझे वो पर्टिकुलर कॉलम चाहिए ड्रग्स का, तो उससे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें यही चाहिए। देखो पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। इन फार्मास्यूटिकल डेटा वी ऑफन डू नॉट नीड द एंटायर डेटा सेट। हमें कोई पूरा डेटा सेट नहीं चाहिए। वी मे नीड ओनली ए पर्टिकुलर कॉलम। हो सकता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, या सिर्फ ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, जैसे कि सिर्फ ड्रग कॉलम चाहिए, या फिर हमें ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें लिखा है कि भाई 500 mg से ज़्यादा किस किस को ड्रग दी। मान लीजिए मेरे पास कोई आया और बोलता है कि ये 1000 पेशेंट का डेटा है, इसमें से देखो कि 500 mg से ज़्यादा ड्रग किस किस को दी। मैंने कहा ओ भाई, 1000 पेशेंट है, किस किस को चेक करूंगा, 500 mg से ज़्यादा, 500 mg से ज़्यादा, 500 mg से ज़्यादा। तो पाइथन का यूज़ करो ना, पाइथन में पेंडा का यूज़ करो ना। ठीक है, तो फाइंड पेशेंट विद द डोज ग्रेटर देन 500 mg, फाइंड पेशेंट विद एन एज ग्रेटर देन 30 ईयर्स। आप पेशेंट को पता करो जिसकी एज 30 से ज़्यादा है। फाइंड पेशेंट रिसीविंग अ पर्टिकुलर ड्रग, पेशेंट को फाइंड करो। जैसे मान लो कि 1000 पेशेंट में से पैरासिटामोल किस किस को जा रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, एक स्पेसिफिक कॉलम का पता करने की कोशिश करी, एक स्पेसिफिक कंडीशन को सिलेक्ट करने की कोशिश करी जो कि आपकी डिजायर्ड कंडीशन है। क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर हुई, थ्योरी क्लियर हुई। सिलेक्ट द ड्रग कॉलम, पेशेंट विथ ग्रेटर देन 500 mg डोज, पेशेंट 30 साल से ज्यादा वाले, जो पर्टिकुलर ड्रग लेते हैं वो वाले। तो पेंडास मेक दिस इजी यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड कंडीशंस। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पर पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, पेशेंट 4, पेशेंट 5 है। सबको ड्रग्स जा रही है, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। डोज जा रहा है 500 mg, 500 mg, 400 mg, 500 mg, 600 mg। इंग्लिश में बोल देता हूँ 500, 400, 600। एज है 25, 30, 35, 28 एंड 42। ये हमारे पास एक पूरा फार्मास्यूटिकल पेशेंट डेटा सेट है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमने क्या करा, सबसे पहले इंपोर्ट पांडा एसपीडी, पांडा को तो बुलाना पड़ेगा। फिर डेटा हमारा जो वेरिएबल है उसमें लिख दिया कि पीडी डॉट रीड, सीएसवी फाइल को रीड करना है, और फाइल का नाम लिख दिया। ठीक, अब मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा कि भैया प्रिंट करो, ये जो डेटा है इसको प्रिंट करो, सिर्फ ड्रग नाम का कॉलम प्रिंट कर दो। तो ड्रग कॉलम में क्या क्या है, ड्रग कॉलम में है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। तो आपको आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। और इंडेक्सिंग तो आएगी सही, क्योंकि इंडेक्सिंग तो आती है पेंडा में। तो इंडेक्सिंग आ जाएगी, और इंडेक्सिंग आएगी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है सर, हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इसे ही कहते हैं डेटा को फिल्टर करना और सिलेक्ट करना। जैसे कि अभी आपने करा, आपके पास एक पूरा डेटा सेट था, फिर आपने क्या करा, ड्रग के कॉलम को चुना। तो आपने क्या करा, जो भी आपका स्पेसिफिक डिजायर्ड डेटा था आपने उसे चुन लिया, उसे फिल्टर कर लिया, उसे सिलेक्ट कर लिया। एक और कंडीशन में बताता हूँ। लेट सपोज आपको पूछा है कि 500 mg से ज्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन किस पेशेंट को आप दे रहे हैं। तो आपको 500 mg से ज्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन वाले पेशेंट को फिल्टर आउट करना है, सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो नहीं है 500 से ज्यादा, ये तो 500 है, 500 से ज्यादा थोड़ी ना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लास्ट कंडीशन है जिसमें 500 से ज्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, देखो, फिल्टरिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, जहां पर 500 mg से ज़्यादा है, तो आपका जो पेंडा है वो चेक करेगा। पहली कंडीशन में गलत, दूसरी में गलत, तीसरी में गलत, चौथी में गलत, लास्ट में एकदम ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 600 mg दे रखा है जो कि 500 से ज़्यादा है। तो पेंडा क्या आउटपुट देगा आपको, इस तरह से आउटपुट दे देगा। पेशेंट आईडी बता देगा, ड्रग बता देगा, डोज बता देगा, एज बता देगा, सब कुछ आपको बता देगा कि देखो भैया ये वो पेशेंट है जिसको आप डोज दे रहे हो 600 mg। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिल्टरिंग बेस्ड ऑन एज। एज के बेसिस पे आप सेपरेशन कर सकते हैं कि मान लो ऐसा पेशेंट निकालो जिसकी एज 30 से ज़्यादा है, और ऐसा दो पेशेंट आपको दे रखे हैं, पेशेंट 3 और पेशेंट 5। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है स्पेसिफिक ड्रग बताओ। मान लीजिए आपके पास एक पूरा डेटा सेट है, आप मुझे बताइए कि इन 1000 पेशेंट में से कौन आइबुप्रोफेन लेता है। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं, आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है ग्रुपिंग डेटा एंड परफॉर्म एग्रीगेशन फंक्शन। हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे सिमिलरिटीज के बेसिस पे।
जैसे क्लास में भी ग्रुपिंग हो जाती है, भाई ये अच्छे लोग हैं इनको इधर रखो, भाई ये तगड़े लोग हैं इनको इधर रखो, भाई ये तो बैक बेंचर्स है इन्हें इधर रखो, है ना। ग्रुपिंग हो जाती है ना, ग्रुपिंग हो जाती है। तो वैसे ही हमने क्या करा, ड्रग के बेसिस पे ग्रुपिंग कर ली। ऐसे पेशेंट देखो जिनको पैरासिटामोल देते हैं, अलग कर दो। ऐसे पेशेंट निकालो जिसको आइबुप्रोफेन देते हैं, अलग कर दो, ग्रुप बना दो इनका। ऐसे पेशेंट बताओ जिसको एस्पिरिन देते हैं, अलग कर दो। तो हमने क्या करा, ग्रुपिंग कर दी। अब पढ़ो, in a large data set we may have data belonging to different group. Instead of analyzing the whole data set, पूरा डेटा सेट एनालाइज करने से अच्छा है कि हम सेपरेट कर दे डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी। हमारे पास तीन तरह की ड्रग है, ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, है ना। तो हमने उस बेसिस पे यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी। ठीक, ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग सिमिलर रिकॉर्ड टुगेदर बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कॉलम। आपको पता है ये ग्रुपिंग कब करते हैं, जब सिमिलरिटीज होती है। जैसे ये सारे पीसीएम ले रहे हैं, ये सारे एस्पिरिन ले रहे हैं, ये सारे आइबुप्रोफेन ले रहे हैं, उस बेसिस पे हमने डिवीजन कर दिया, सेपरेशन कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल, इन a pharmaceutical data set we can group patient based on the drug they received। हमने पेशेंट्स की ग्रुपिंग कर दी। किस बेसिस पे ग्रुपिंग करी, कि कौन सी ड्रग उन्हें मिलती है। क्या उन्हें पैरासिटामोल मिलती है, अलग कर दो, इस तरह से। ठीक, जब हम इसे कर देंगे, ग्रुपिंग हम कर देंगे, तो हम करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन का मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है परफॉर्मिंग ए कैलकुलेशन ऑन ईच ग्रुप। अब हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर दी। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना है, एग्रीगेशन करना है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन ईच ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आप मीन निकाल सकते हैं, पता है ना मीन, वही एवरेज। सम निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सब निकाल चुके हैं आप। जैसे आपको ये पेशेंट ड्रग डेटा दे दिया, पेशेंट 1 2 3 4 5 6, ड्रग के नाम दे दिए, ड्रग के डोज दे दिए। अब लेट सपोज आपसे बोला डेटा को ग्रुप बाय करो, आपको क्या यूज करना है, कोड ग्रुप बाय। तो डेटा नाम है, डॉट लगाया, ग्रुप बाय किया। किसको ग्रुप बाय करना है, मान लीजिए ड्रग को ग्रुप बाय करना है। तो जितनी भी तरह की ड्रग होगी ना, आप देख सकते हैं ड्रग कितने तरह की, दो ही तरह की, एक तो आइबुप्रोफेन है, एक पैरासिटामोल है। तो इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। एक तरफ लिख दिया पैरासिटामोल, एक तरफ लिख दिया आइबुप्रोफेन। इस तरह से इनकी ग्रुपिंग हो गई। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास डेटा था उसके आगे हमने लगाया डॉट, ग्रुपिंग करो इसकी, ग्रुप बाय। और फिर हमने लिख दिया किसका ग्रुपिंग करना है, तो वहां पे ड्रग लिख दिया हमने पैरेंथेसिस लगा के कि ड्रग की ग्रुपिंग करो। ठीक, फिर ड्रग के साथ डोज भी लिखो, तो हम ऑलरेडी डोज भी लिख चुके हैं। पैरासिटामोल दे रहे हैं 500, 500, 600, आइबुप्रोफेन 400, 600, 500। ठीक है, तो हमने ड्रग के बेसिस पे सेपरेशन कर दिया और फिर उसके अंदर हमने डोज भी डाल दिए। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको लिखा है डेटा डॉट ग्रुप बाय ड्रग डोज मीन। क्या लगाना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले ड्रग कौन कौन सी है, एक तो है आपकी पैरासिटामोल, एक है आपकी आइबुप्रोफेन। फिर इसके अंदर डोज कौन कौन से हैं, तो पैरासिटामोल के अंदर आप देख सकते हैं 500, 500, 600। आइबुप्रोफेन के अंदर आप देख सकते हैं 400, 600, 500। फिर आपको क्या पूछा कि इनका मीन बताओ। मीन बताने के लिए क्या करोगे, पैरासिटामोल का पर्टिकुलर का मीन पूछा है, इस पर्टिकुलर ड्रग का मीन बताओ। तो कैसे बताओगे, 500 प्लस 500 प्लस 600 डिवाइड बाई 3। सीधी नहीं बेटा, डिवाइड बाई 3 इधर लिखते हैं। 500 प्लस 500 प्लस 600 डिवाइड बाय 3। इस तरह से आपको पैरासिटामोल का मीन निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, जो कि आता है आपका 533.33। ठीक, फिर अगर आपको पूछा कि आइबुप्रोफेन का मीन बताओ, तो इसमें 400 प्लस 600 प्लस 500 डिवाइड बाई 3, इसका मीन निकल जाएगा 500। ये निकल गया। तो यहाँ पर आप पहले आपने क्या करा, पहले आपने सेपरेशन किया, ड्रग के बेसिस पे सेपरेशन कर लिया, फिर डोज के बेसिस पे कर लिया, फिर ड्रग डोज का मीन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपने ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग के बाद आपने एग्रीगेशन कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, मीन निकाल दिया मीन। नेक्स्ट है आपका काउंट करना। क्या है, काउंट करना। ध्यान से सुनना है इसको। दिस इज एन एग्रीगेशन फंक्शन ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हमने डेटा लिया, उसको ग्रुप बाय किया, किस बेसिस पे, ड्रग के बेसिस पे। तो ड्रग कौन कौन सी है हमारे पास है पैरासिटामोल, हमारे पास है आइबुप्रोफेन, दो ड्रग है हमारे पास। तो ड्रग के बेसिस पे हमने सेपरेशन किया, पेशेंट को सेपरेट किया किसके बेसिस पे, ड्रग के बेसिस पे। और काउंट किया कि
पीसीएम कितने लेते हैं और आइबुप्रोफेन कितने लेते हैं? तो पीसीएम जो लेते हैं वो 3 लोग लेते हैं और आइबुप्रोफेन भी 3 लोग लेते हैं। कैसे, आप खुद देख लीजिए। पैरासिटामोल पैरासिटामोल पैरासिटामोल, 1 2 3 लोग लेते हैं। बचा क्या? आइबुप्रोफेन आइबुप्रोफेन आइबुप्रोफेन, 1 2 3 लोग लेते हैं। तो ये हम वैसे भी देख के बता सकते हैं, पर हम यहाँ पे लिख देंगे कि डेटा डॉट ग्रुप बाय ड्रग के बेसिस पे पेशेंट को हमने डिवाइड किया। अब काउंट कर दो कि कितने पेशेंट किसके हिस्से में आए। तो आउटपुट आप देखिए, ड्रग के बेसिस पे डिवाइड किया तो आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल, और पेशेंट पूछ रहे हैं, काउंट पूछ रहे हैं पेशेंट का, तो 3 3। क्लियर? तो ये आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है, जहां पर हमने पेंडा भाई को देखा। किसको देखा? पेंडा भाई को देखा। थैंक यू यार, बड़ा मजा आया तेरे को पढ़ने में, है ना पेंडा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, मेडिकल वालों की किस्मत देखो, लेक्चर खत्म होने के बाद पावर आ गया, मतलब लाइट आ गई। फिर कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप है ना, कोई बात नहीं। गजब किस्मत है, किस्मत ही जेठालाल हो रखी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 में, और फिर पाइथन को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट हो जाएगी हमारी पाइथन। लास्ट लेक्चर रह गया यूनिट 5 का 1 शॉट लेक्चर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।